नमस्कार दोस्तों, ईयरली करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी और बैंकिंग से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को। तो पिछले एक वर्षों के दौरान इकोनॉमी और बैंकिंग में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उन्हें इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में इससे पहले हमने नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, जिसे अगर अभी तक आपने न देखा हो तो आप इस चैनल पर जा करके उसे देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम इकोनॉमी और बैंकिंग करंट अफेयर्स 2021-22 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला फैक्ट देखते हैं। तो पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। तो ये पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो देखें, तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे ने 11 मई 2022 को नई दिल्ली में पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र, द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, का उद्घाटन किया। तो ये कहां पर है? ये खादी उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया गया है, यानी ये दिल्ली में स्थापित है। इसके कई उप केंद्र बनाए गए हैं, जैसे बेंगलुरु, गांधीनगर, कोलकाता, शिलांग में इसकी उप शाखाएं हैं। तो ये पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र की बात रही। दूसरा, स्वदेशी रूप से विकसित ऑनलाइन ई कॉमर्स नेटवर्क की बात हो रही है। तो भारत सरकार ने दिवाली तक 100 भारतीय शहरों में अपने स्वदेशी रूप से विकसित ऑनलाइन ई कॉमर्स नेटवर्क को शुरू करने की योजना बनाई है। इससे जो है लाखों किराना स्टोर और उपभोक्ताओं को अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बहुराष्ट्रीय प्लेटफार्मों का विकल्प प्रदान किया जा सकता है। तो ये एक खुदरा जो व्यापार है उसको देखते हुए अमेजन और फ्लिपकार्ट से अलग हट करके पूरा एक प्लेटफॉर्म विकसित करने का कार्य भारत सरकार जो है कर रही है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 29 अप्रैल 2022 को ओपन सोर्स सिस्टम परीक्षण के लॉन्च की घोषणा की। अगला, प्लास्ट इंडिया 2023। तो ऐसे प्लास्ट इंडिया क्या है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसे रखा है। तो यही समझना है कि ये प्लास्ट इंडिया का क्या मतलब है, ठीक है। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने 4 मई 2022 को 11वीं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी और सम्मेलन प्लास्ट इंडिया 2023 का शुभारंभ किया। तो प्लास्ट इंडिया क्या है? तो प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के तहत प्रदर्शनियों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। तो ये प्रदर्शनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अत्यधिक गरीबी पर विश्व बैंक शोध पत्र। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है इस शोध पत्र में? तो अप्रैल 2022 में विश्व बैंक के शोध पत्र के अनुसार 2011 की तुलना में 2019 में भारत में अत्यधिक गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी में 12% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। 2011 से लेकर 2019 के बीच 12% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है एक्सट्रीम पॉवर्टी में। अत्यधिक गरीबी 2011 में 22.5% थी, जो घटकर 2019 में 10.2% हो गई। तो ये बहुत अच्छी बात। और क्या बताया जा रहा है रिपोर्ट में? तो शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में अधिक कमी आई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी से ज्यादा लोग निकले हैं शहरों की अपेक्षा। ग्रामीण गरीबी वर्ष 2021 में थी 26.3%, जो 2019 में हो गई 11.6%, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसी अवधि में गिरावट 14.2% 2011 के मुकाबले 6.3% 2019 में है। तो 2013 और 2019 में दो सर्वेक्षण दौरों के बीच सबसे छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में वार्षिक 10% की वृद्धि हुई। तो सबसे छोटी जोत वाले एकदम सीमांत किसान, जबकि सबसे बड़ी जोत वाले यानी ज्यादा जमीनें जिसके पास है उनकी आय में 2% की वृद्धि हुई है। तो ये भारत में अत्यधिक गरीबी पर विश्व बैंक शोध पत्र है। अगला, बैटरी अदला बदली नीति का मसौदा। तो इस समय जो है ईवी गाड़ियों की काफी चर्चा हो रही है कि जो है
तो उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है बैटरी अदला बदली यानी बैटरी स्वैपिंग का विषय, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने में बहुत अधिक समय लगता है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो जैसे कि एलपीजी का सिलेंडर है कि हम अपना ले जा करके दे देते हैं, हमें नया मिल जाता है, तो हमारी बैटरी जो है, हम यात्रा कर रहे हैं, हमारी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गई, तो हम सीधे जो है स्टोर बना हो वहाँ पर अपनी बैटरी जमा कर दें और नई बैटरी लेकर के हम आगे बढ़ जाए। तो बैटरी स्वैपिंग जो है ईबी के लिए बहुत क्रांतिकारी पहल है। ठीक है, तो सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने 21 अप्रैल 2022 को बैटरी अदला बदली नीति बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का मसौदा जारी किया। इसके तहत इसने अन्य उपायों के साथ साथ अदला बदली योग्य स्वेपेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने, अदला बदली योग्य बैटरी बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी देने, एक नया बैटरी एज ए सर्विस बिजनेस मॉडल और अंतः प्राचीन बैटरी के मानकों का प्रस्ताव दिया है। तो ऐसे जो बैटरी स्वैपिंग में लगे लोग हैं उनको सब्सिडी वगैरह दे करके उनको इसके लिए और प्रोत्साहित करना है। तो भारत का कृषि निर्यात, अब ये महत्वपूर्ण डाटा है, क्या है, तो वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पाद, समुद्री तथा कृषि उत्पाद सहित का निर्यात $50 बिलियन को पार कर गया है। तो ये अपने आप में जो है एक रिकॉर्ड है। ये अब तक का सबसे अधिक कृषि निर्यात है भारत का। ठीक है, तो वाणिज्यिक सूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा अप्रैल 2022 में जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान भारत का कृषि निर्यात 19.92% बढ़कर, बहुत बड़ी बढ़त है, ये करीब 20% की बढ़त है, $50.21 बिलियन हो गया है। जबकि इसके सामने कई अवरोध भी थे, जैसे उच्च भाड़ा दर, भाड़े में काफी बढ़ोतरी हुई थी, कंटेनर की कमी जिस पे लाद करके शिप पे जाता है, जैसी चुनौतियां थी। इसके बावजूद भी इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। अब इसमें अगर हम देखें ब्रेकअप, तो चावल $9.65 बिलियन, गेहूं $2.19 बिलियन, चीनी $4.6 बिलियन तथा अन्य अनाज $1.08 बिलियन, ये बड़े निर्यात हैं। अगला, चालू वित्त वर्ष में भारत की 8% वृद्धि दर का अनुमान विश्व बैंक ने लगाया है। तो विश्व बैंक ने 13 अप्रैल 2022 को अपनी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस स्प्रिंग 2022 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो शीर्षक है साउथ एशिया इकोनॉमी फोकस रीशेपिंग नॉर्म्स ए न्यू वे फॉरवर्ड, इसका शीर्षक है। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 8.7% से घटाकर 8% कर दिया। तो पहले यह पूर्वानुमान था कि 8.7% होगा, लेकिन अब उसको घटा दिया है इन्होंने 8% पर। क्यों घटाया है उसका कारण भी बताया है। तो विश्व बैंक बताता है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण आपूर्ति की बाधाओं और बढ़ते मुद्रास्फीति जोखिम का हवाला देते हुए उन्होंने भारत की जीडीपी के अनुमान को घटाया है। अगला, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक तो ये नीति आयोग के द्वारा ही जारी होता है। तो नीति आयोग द्वारा 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 का शुभारंभ किया गया। राज्यों को आकार और भौगोलिक अंतर के आधार पर बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभक्त किया गया। तो अलग अलग रैंकिंग की बात हुई। तो बड़े राज्यों की बात करें तो गुजरात, केरल और पंजाब, ये बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले हैं। तो ये टॉप 3 में है बड़े राज्यों की श्रेणी में, गुजरात, केरल और पंजाब। गोवा छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर। तो छोटे राज्यों में गोवा सबसे ऊपर, फिर त्रिपुरा, फिर मणिपुर। बड़े राज्यों में गुजरात, केरल और पंजाब। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली शीर्ष प्रदर्शन करता है। अगला, दक्षिण मध्य रेलवे ने लॉन्च की एक स्टेशन एक उत्पाद पहल। तो एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की बजट में चर्चा की गई थी। अब उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद की बात हो रही है, ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी है एक स्टेशन एक उत्पाद पहल।
तो दक्षिण मध्य रेलवे ने अप्रैल 2022 में अपने सभी 6 मंडलों के 6 प्रमुख स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल की शुरुआत की। उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो रेलवे स्टेशनों को स्थानीय उत्पादों के लिए बिक्री और प्रचार केंद्र के रूप में जो है बदलना। तो अब स्टेशन पे बड़े बड़े जो स्टेशन है उस पे जो है प्रतिदिन लाखों यात्री आ रहे हैं दूर दूर के शहरों से, तो उनको जो है स्टेशन अब इस तरीके से देखें तो वाणिज्यिक गतिविधियों का बहुत बड़ा केंद्र हो जाएगा स्टेशन है भी। तो अब उसको स्थानीय वस्तुओं को प्रमोट करने के लिए इसका जो है उपयोग करने की बात हो रही है। तो कौन कौन से स्टेशन है? तिरुपति स्टेशन पर, इससे पहले सिकंदराबाद, काजीगुड़ा, विजयवाड़ा, गुंटूर, औरंगाबाद स्टेशन पर इसे लॉन्च किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, केंद्रीय बजट 2022-23 में एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा की घोषणा की गई थी। इसके तहत ऐसे रेलवे स्टेशनों जिनमें भारी संख्या में लोग आते हैं को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन चैनलों के रूप में बदलने की परिकल्पना की गई है। अगला, वाराणसी में पश्मीना का उत्पादन जल्द होगा। तो पश्मीना शाल बड़ी इसकी चर्चा रहती है और ये काफी महंगी भी मिलती है, ठीक है। और ये खासकर लेह लद्दाख जो है, कश्मीर, इधर जो है इसका उत्पादन और इसका निर्माण किया जाता है। लेकिन अब बनारस में भी उसके उत्पादन की बात की जा रही है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अनुसार खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कच्चे पश्मीना ऊन के प्रसंस्करण और इस ऊनी कपड़े में आगे बुनाई के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गाजीपुर जिलों से 4 खादी संस्थानों को इसमें शामिल किया है। तो पश्मीना की बुनाई वाराणसी में की जाएगी। जम्मू कश्मीर के बाहर पश्मीना बुनाई के विरासत शिल्प को पेश करने का ये पहला प्रयास है। तो जम्मू कश्मीर के बाहर विश्व स्तर पर प्रशंसित पश्मीना ऊन उत्पाद जो लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं, अब वो वाराणसी में भी तैयार किए जाएंगे। ये न्यूज़ थी पहले की, अभी क्या है कि अभी से लॉन्च भी कर दिया गया है। तो बनारसी पश्मीना जो है अब आ गया है। तो बनारसी पश्मीना सुन करके अब चौंकने की जरूरत नहीं है, बनारस में भी पश्मीना की सालें बन रही हैं। तो खादी ग्रामोद्योग आयोग ने आत्मनिर्भरता और शिल्प सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बनारसी पश्मीना लॉन्च कर दिया। तो वो पहले की खबर थी, अभी लेटेस्ट खबर ये है। तो वाराणसी के अत्यधिक कुशल खादी बुनकरों द्वारा तैयार किए गए प्रीमियम पश्मीना उत्पादों को केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने 8 अप्रैल 2022 को वाराणसी में लॉन्च कर दिया, ठीक है। आगे निर्यात तत्परता सूचकांक 2021। तो नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी में 25 मार्च 2022 को निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया। तो यह दूसरा संस्करण है और अब इसमें देखते हैं कि किस राज्य ने किस तरीके से परफॉर्मेंस इसमें किया। तो समग्र रैंकिंग की बात हम करें तो उसमें गुजरात लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तत्परता के मामले में भारत का शीर्ष राज्य घोषित किया गया। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, फिर है कर्नाटक, फिर है तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। इसके बाद हरियाणा 5वें स्थान पे है, उत्तर प्रदेश 6ठे स्थान पर है और मध्य प्रदेश समग्र सूचकांक में 7वें स्थान पर है। लक्षद्वीप सबसे नीचे आया है 2.2 के निर्यात तत्परता सूचकांक के साथ। ये एकदम लिस्ट में अंतिम स्थान पर है, 36वें स्थान पर है। तटीय राज्यों की बात करें, चूंकि निर्यात की बात हो रही है तो तटीय राज्यों की भी एक अलग रैंकिंग निकाली गई कि जो समुद्र तट के किनारे स्थित राज्य हैं उनमें जो है क्या स्थिति है। तो तटीय राज्य में कहें तो गुजरात शीर्ष पर ही है, क्योंकि समग्र सूची में ही शीर्ष पर है तो निश्चित रूप से यहाँ भी होगा। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक और फिर तमिलनाडु का स्थान है। भारत ने $400 अरब के वार्षिक निर्यात के लक्ष्य को पार कर लिया है। तो ये बेहद जो है उत्साहजनक और सफलता की सूचना है कि $400 अरब के निर्यात को भारत ने पार कर लिया। तो भारत ने एक वित्तीय वर्ष में पहली बार $400 अरब की वस्तुओं के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने का इतिहास रच दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का वार्षिक वस्तु निर्यात पहली बार 22 मार्च तक $400 अरब के आंकड़े को पार कर गया। $400 अरब के आंकड़े को पार कर गया।
निर्यात ने पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में 292 अरब डॉलर की तुलना में यह 37% की वृद्धि है। तो बहुत भारी भरकम ये वृद्धि है। अगला यूपीआई 123 पे। तो हम जानते हैं कि स्मार्टफोन के जरिए यूपीआई से पेमेंट वगैरह कर लेते हैं हम लोग, लेकिन फीचर फोन में ये सुविधा नहीं थी। तो अब फीचर फोन में भी यूपीआई की सुविधा दी गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन यानी केवल जो है एकदम साधारण वाले फोन, सामान्य फोन, फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई 123 पे नामक एक नया यूपीआई भुगतान समाधान लॉन्च किया है। ये 2016 में लॉन्च किया गया था, एकीकृत भुगतान इंटरफेस। तो यूपीआई सेवा जो पहले स्मार्टफोन तक सीमित थी, अब भारतीय रिजर्व बैंक के यूपीआई 123 पे के सौजन्य से बिना इंटरनेट के फीचर फोन के लिए भी ये उपलब्ध होगी। तो यूपीआई में तो भारत ने काफी ऐतिहासिक जो है बढ़ोतरी की है। अब ज्यादातर लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। तो वार्षिक इंडिया सोलर मार्केट अपडेट 2021। तो सोलर मार्केट का क्या अपडेट है? तो मेरकाम इंडिया रिसर्च ने मार्च 2022 में वार्षिक इंडिया सोलर मार्केट अपडेट 2021 की रिपोर्ट को जारी किया। इसमें क्या बताया गया है? तो बताया जा रहा है कि भारत ने कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की, जो साल दर साल के हिसाब से देखें तो 212% की वृद्धि है। तो इतना एक वर्ष में कभी भी नहीं हुआ था जो है सौर क्षमता का विकास। तो 10 गीगावाट हुआ है 2021 में। 2020 की बात करें तो 2020 में 3.2 गीगावाट सौर क्षमता का निर्माण किया गया। तो 3.2 और वहां 10 गीगावाट, तो कितनी तेज बढ़ोतरी है। इसके अलावा दिसंबर 2021 के अंत तक भारत में सौर ऊर्जा की संचयी क्षमता लगभग 49 गीगावाट थी। तो अब 49 गीगावाट ये क्षमता भारत ने 2021 में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा जोड़ी है, जो एक साल में सर्वाधिक है। और 2021 में ऊर्जा क्षमता में वृद्धि यानी जो अन्य थर्मल पावर है और हाइड्रोजन है और तमाम जो ऊर्जा के स्रोत हैं, उसमें से सबसे अधिक वृद्धि सौर ऊर्जा का है। ये 62% की वृद्धि इसने जो है दर्ज की है। तो ये अच्छी चीज है। अगला डोनेट ए पेंशन योजना। ठीक है, तो सुन करके तो लग रहा हो कि अरे ये कौन सी योजना आ गई। ठीक है, तो डोनेट ए पेंशन यानी पेंशन को जो है डोनेट करिए, दान करिए। तो ये पहल श्रम मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। तो ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना है, उसको जो है उसका जो खर्च है एक वर्ष का, उसको पे करे कोई, तो उसी को कहा जा रहा है कि डोनेट करिए पेंशन। तो डोनेट पेंशन योजना के तहत नागरिक घरेलू कामगारों, ड्राइवरों और सहायकों सहित जो उनके घर में ड्राइवर हैं, सहायक हैं, जो उनके घर में काम करने वाली हैं, उनको अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों के प्रीमियम अंशदान हेतु दान कर सकती हैं। तो ये इसमें जो पैसे की रिक्वायरमेंट है श्रम योगी मानधन में, वो जो है एक वर्ष के लिए दे सकती हैं। लिखा है दाता डोनर कम से कम एक वर्ष के लिए अंशदान का भुगतान कर सकता है। तो इसे ही कहा गया डोनेट ए पेंशन योजना। अगला पावरथॉन 2022। तो ये क्या है? तो केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने और गुणवत्ता और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रौद्योगिकी संचालित समाधान खोजने के लिए 7 फरवरी 2022 को वर्चुअल माध्यम से हैकाथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 लॉन्च की। तो क्या इसका उद्देश्य रहा जो है? तो बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने और गुणवत्ता और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रौद्योगिकी संचालित समाधान खोजने के लिए टेक्निकल फरवरी 2022 को। तो यही है पावरथॉन 2022 उद्देश्य। फिर यहां बताया गया है प्रौद्योगिकविदों को न केवल मौजूदा समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के लिए आगे आने का आह्वान किया गया है, बल्कि विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के लिए अन्य समस्याओं के समाधान और अवधारणाओं को लेकर आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने का इसमें बात किया गया है। डिजिटल भुगतान सूचकांक। तो डिजिटल भुगतान सूचकांक, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 जनवरी 2022 को सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की।
सूचकांक भारत में डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान की प्रवृत्ति को दर्शाता है, डिजिटल मोड में। तो सितंबर 2021 में ये 39.64% बढ़ करके 304.06 हो गया है। तो ये इंडेक्स है, ठीक है, जो सितंबर 2020 में 217.74 था। अभी ये पूरा आंकड़ा आपको नीचे समझ में आएगा। तो डिजिटल भुगतान सूचकांक का आधार वर्ष 2018 है। इसका मतलब है कि मार्च 2018 अवधि के लिए इंडेक्स का स्कोर 100 पर सेट किया गया था, ठीक है। तो सितंबर 2019 में डिजिटल भुगतान सूचकांक 173.49 था। तो अब 100 से इतना इसमें वृद्धि हुई और अभी देख लीजिए कितना हो गया, 304.06। तो आप समझ लीजिए कि जो इंडेक्स था वो लगभग 3 गुना हो गया, यानी डिजिटल भुगतान बहुत तेजी से बढ़ा है। अगला, ऑक्सफैम रिपोर्ट इनइक्वालिटी किल्स, तो असमानता मार रही है, ये रिपोर्ट आ गई। इसकी बहुत बात हो रही है असमानता की जो है पूरी दुनिया में। तो ऑक्सफैम इंडिया ने 16 जनवरी 2022 को इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट इनइक्वालिटी किल्स इंडिया सप्लीमेंट 2022 शीर्षक से जारी की गई। क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि भारत में 84% परिवारों की आय में 2021 में गिरावट आई है। तो 2021 में 84% परिवारों की आय में गिरावट आई है ये। साथ ही भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर के 142 हो गई है। अब ये दोनों जो है दो विरोधाभासी रिपोर्ट है। पहला में बताया जा रहा है कि 84% परिवारों की आय में 2021 में गिरावट आई है, लेकिन अरबपतियों की संख्या देखी जाए तो 102 से बढ़कर 142 हो गई, और ये बहुत अधिक जंप है, 102 से सीधे 142 हो जाना। और 2021 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों के टॉप के जो 100 लोग हैं, केवल 100 की सामूहिक संपत्ति 775 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। तो 100 लोग ही 775 अरब डॉलर की संपत्ति रख करके बैठे हुए हैं। उसी वर्ष राष्ट्रीय संपत्ति में, यानी 2021 में राष्ट्रीय संपत्ति में निम्न स्तर की 50% आबादी का हिस्सा मात्र 6% है। तो नीचे के जो 50% लोग हैं उनका राष्ट्रीय आय में कुल योगदान 6%। अब कितना ये जो है इनइक्वालिटी को दर्शा रहा है। महामारी के दौरान मार्च 2020 से 30 नवंबर 2021 तक भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 313 अरब डॉलर से बढ़कर 719 अरब डॉलर हो गई है। तो सीधे दुगुना हो गया, दुगुना से अधिक हो गया। तो इनइक्वालिटी की बात पूरी दुनिया में हो रही है कि जो है संपत्ति का कुछ हाथों में केंद्रण हो रहा है, कुछ ही हाथों में संपत्ति जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के अब देखिए इस पे पूरा विश्व समुदाय क्या सोचता है। अगला, ब्रांड इंडिया अभियान। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय नए बाजारों में सेवाओं और उत्पाद दोनों के निर्यात को गति देने के लिए ब्रांड इंडिया अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है। तो ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय शुरू कर रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का आउटबाउंड शिपमेंट यानी निर्यात 400 बिलियन डॉलर को पार करने के लिए तैयार है। ये पहले के न्यूज है, अभी हम जानते हैं कि 400 अरब डॉलर को पार कर गया है। इसे देखते हुए ब्रांड इंडिया अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये अभियान भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक छाता अभियान यानी अम्ब्रेला कैंपेनिंग के रूप में काम करेगा। अगला, IECA 360 सर्वेक्षण 2021। ये क्या है? तो जनवरी 2022 में मुंबई स्थित थिंक टैंक पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी द्वारा संचालित ICE 360 सर्वेक्षण 2021 के परिणाम जारी किए। क्या रहा है? तो प्राइज के निष्कर्षों में 2016 के आंकड़ों की तुलना में वार्षिक घरेलू आय में व्यापक असमानता का दावा किया गया है। वार्षिक घरेलू आय में व्यापक असमानता का दावा किया गया है। इसमें 2021 में सबसे गरीब 20% आबादी की आय में 52.6% की गिरावट दर्ज की गई है। 20% निम्न मध्य वर्ग ने भी आय में 32.4% की गिरावट का सामना किया है, जबकि सबसे अमीर 20% की आय में लगभग 39% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ये एकदम जो है उल्टी कहानी चल रही है। तो अमेरिकी फैशन ब्रांड पेटागोनिया ने अपने परिधानों के लिए खादी डेनिम को चुना है।
तो ये बड़ी खबर है। तो अमेरिका स्थित दुनिया का प्रमुख फैशन ब्रांड पेटागोनिया अब डेनिम परिधान बनाने के लिए दस्तकारी खादी डेनिम कपड़े का उपयोग कर रहा है। तो पेटागोनिया ने अरविंद मिल्स के माध्यम से गुजरात से 1.08 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 30,000 मीटर खादी डेनिम फैब्रिक को खरीदा है। अगला, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में सबसे अधिक लाभार्थी महाराष्ट्र से मिले हैं। तो आइए देखें। 13 दिसंबर 2021 को श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार आत्मनिर्भर भारत सरकार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर महाराष्ट्र, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद गुजरात का स्थान है। तो 4 दिसंबर 2021 तक महाराष्ट्र में 6,49,560 लाभार्थी दर्ज हुए। इसके बाद तमिलनाडु 5,35,615, इसके बाद गुजरात 4,44,741 और उसके बाद कर्नाटक 3,07,164 है। अब आत्मनिर्भर भारत की भी बात कर लें तो सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए कोविड-19 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लॉन्च किया था। अगला, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। तो ये क्या है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 9वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कोहिमा नागालैंड में किया गया। उत्तर पूर्वी राज्यों में रोटेशन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया जाता है, जो है कभी किसी राज्य में कभी किसी राज्य में। इस कार्यक्रम का आयोजन खरीदारों क्यों होता है? खरीदारों, विक्रेताओं, मीडिया, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया। नागालैंड द्वारा पहली बार इस मार्ट की मेजबानी की गई है। तो नागालैंड पहली बार इसका आयोजन कर रहा है। अगला, 2021 में भारत ने प्रेषण के माध्यम से हासिल किए 87 अरब डॉलर। तो ये रिमिटेंस है, प्रेषण। तो 17 नवंबर 2021 को विश्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2021 में धन प्रेषण रेमिटेंस के माध्यम से 87 अरब डॉलर हासिल किए। इस प्रेषण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा स्रोत था, जिसका इन निधियों में 20% से अधिक योगदान था। बाकी खाड़ी देशों से आया होगा निश्चित रूप से। रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण प्राप्तकर्ता सूची में भारत के बाद चीन, मेक्सिको, फिलीपींस और मिस्र है। तो हमारे देश के लोग जो बाहर रहते हैं और वहां पैसा कमाते हैं, जो भारत में भेजते हैं, उसे हम प्रेषण या रेमिटेंस कहते हैं। तो वो जो है 87 अरब डॉलर भारत का को प्राप्त हुआ है विदेशों से, जो यहाँ के लोगों ने भेजा है। अगला, नीति आयोग महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म। तो नीति आयोग ने अपनी साझा प्रतिबद्धता के आधार पर देश भर में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया भर में अग्रणी सिस्को के साथ मिलकर महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म के अगले चरण का शुभारंभ किया। WEP नेक्स्ट शीर्षक से नीति आयोग के प्रमुख प्लेटफॉर्म का यह अगला चरण देश में अधिक से अधिक महिला स्वामित्व वाले व्यवसायों को सक्षम करने के लिए भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के साथ काम करने के लिए सिस्को की तकनीक और अनुभव का लाभ उठाएगा। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों के लिए अपनी तरह का एक एकीकृत सूचना पोर्टल है। नीति आयोग द्वारा इसे 2017 में शुरू किया गया था। तो इस प्रकार से इकोनॉमी और बैंकिंग से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उन्हें हमने देखा। मिलता हूं इसी सीरीज के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।